बच्चों, आज हम 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, जिसको विद्रोह भी कहा जाता है। यह क्रांति क्यों हुई, ये किन क्षेत्रों में फैली और इसके विफल होने के क्या कारण थे, और इस क्रांति के होने से या विद्रोह के होने से क्या प्रभाव भारत पर पड़े, ये सब हम इस पाठ के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसे विद्रोह क्यों हुआ इतने बड़े स्तर पर, ये जानते हैं। इसके क्या क्या कारण थे। इसके कारणों को हम अलग अलग उसमें बांट लेते हैं। सबसे पहले हम राजनीतिक कारण इसके देखते हैं। इसमें अंग्रेज़ों ने मुग़लों के जो अधिकार थे उनको काफ़ी सीमित कर दिया था, और बहादुर जफ़र को बोल भी दिया था कि जो तुम्हारे उत्तराधिकारी होंगे उनको आगे राजा के अधिकार नहीं मिलेंगे। और दूसरा, डलहौजी की नीतियाँ भी ऐसी थी कि वो कंपनी के राज्य का विस्तार तो कर रही थी, पर जो यहाँ के भारत के राजा थे उन्होंने उसको खिलाफ कर दिया था। डलहौजी की नीति ने क्या, अवध का राजा था उस पर कुप्रशासन का गलत डलहौजी ने अवध के शासक वाजिद अली शाह था, उस पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर उसको अवध को अपने साम्राज्य में मिला लिया और उसको कलकत्ता जाने पर विवश कर दिया। दूसरा, उसने क्या किया, जो भारत में एक प्रथा चली आ रही थी कि जिस भी राजा का पुत्र नहीं होता था तो वो अपना दत्तक पुत्र गोद ले लेता था और उसको ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता था। पर उस डलहौजी ने कहा कि हम इसको नहीं मानेंगे, और जो भी पुत्र गोद लिया हुआ होगा उसको उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा राजा का। और इस नीति की, जिसको हड़प नीति कहा गया, इसके तहत इसने कई सारे राज्यों को अपने उस कंपनी के राज्य में मिला लिया, जैसे सतारा, संभलपुर, जैतपुर, बघात, झांसी और उदयपुर। तीसरा, इन्होंने नाना साहब की पेंशन बंद कर दी। नाना साहब चाहते थे कि जो पेंशन अंग्रेज उनकी पिताजी को देते थे वो पेंशन उनको भी दी जाए, पर अंग्रेज़ों ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया, जिससे नाना साहब भी उन अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए। अंग्रेज़ों की भारत में भू राजस्व नीति ऐसी थी कि जो कृषि करने वाले किसान थे उनको कोई सुविधा तो दी नहीं जाती थी और कर उनसे वसूला जाता था, जिसके कारण कई बार जब परिस्थितियाँ सही नहीं होती थी तो किसान कर नहीं दे पाते थे, तो उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए जाते थे और मजबूर होकर उनको अपनी ज़मीन तक गिरवी या बेचनी पड़ जाती थी। उस समय पर किसानों के पास कोई सिंचाई करने के लिए कोई विशेष सुविधा नहीं होती थी, खासकर वे बारिश पर ही उनकी खेती निर्भर होती थी। जब बारिश नहीं होती थी तो अंग्रेज़ उनकी कोई सहायता नहीं करते थे कि वो अपनी फसल को बचा सके, जिसके कारण वो सूख जाती थी। फसल सूखने के कारण या खराब होने के कारण भूखमरी जैसी स्थिति या अकाल जैसी स्थिति पैदा होती थी, जिसमें अंग्रेज़ों का जनता को कोई विशेष सपोर्ट नहीं होता था और इसके कारण काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों की जान तक चली जाती थी। इस कारण यहाँ के आम जनता, किसान और जमींदार भी अंग्रेज़ों से परेशान हो चुके थे। तीसरा कारण है सामाजिक एवं धार्मिक कारण। इस कारण की विशेष भूमिका रही थी अंग्रेज़ों के खिलाफ यहाँ की जनता को होने में। अंग्रेजी भाषा को विशेष महत्व दे रहे थे और हिंदी भाषा को कोई महत्व नहीं दे रहे थे। दूसरा, वो यहाँ की प्रथाओं में, जो यहाँ के रीति रिवाज थे उनमें उन्होंने दखलंदाजी करना शुरू कर दिया था। पर यहाँ की जनता ये पसंद नहीं करती थी। वो चाहती थी कि जो भी सुधार करने हो हम खुद करें, ये बाहर के व्यक्ति है और उनको हमारे रीति रिवाजों में दखलंदाजी करने का कोई अधिकार नहीं है। अंग्रेज स्वयं को श्रेष्ठ समझते थे और भारतीयों को नीच दृष्टि से देखते थे। इसके कारण भी वो काफ़ी भारतीयों के साथ भेदभाव करते थे। और सबसे बड़ा कारण ये कि वो ईसाई धर्म का यहाँ पे प्रचार कर रहे थे, जिससे कि यहाँ के लोगों के मन में ये बात आ गई थी कि ये हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं और अपने धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना चाहते हैं। 1850 ईस्वी में लैक्स लॉ की कानून अंग्रेज़ लेके आए भारत में। इस कानून के तहत क्या था कि अगर कोई भी धर्म
परिवर्तन करके ईसाई बनता है कोई व्यक्ति, तो उसकी जो पैतृक संपत्ति है वो उसके पास ही रहेगी, जबकि पहले ऐसे नहीं होता था। अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है तो उसकी जो पैतृक संपत्ति होती थी वो उससे वंचित हो जाता था। तो जब ये कानून लाया गया तो यहाँ की जनता के मन में ये बात पक्की हो गई कि ये तो हमारे सबको ईसाई बनाना चाहते हैं। चौथा है सैनिक कारण। सेना में भारतीयों की संख्या काफ़ी अधिक थी, लगभग 2,38,000 के आसपास, और यूरोपियों की संख्या 45,000 के आसपास थी। पर फिर भी भारतीयों के साथ काफ़ी भेदभाव किया जाता था। ऊंचे पद उनको नहीं दिए जाते थे, अंग्रेज़ों को ही दिए जाते थे, और समान पद होने पर भी अंग्रेज़ों के भत्ते भारतीयों से ज़्यादा होते थे। 1854 में वो डाकघर सुधार अधिनियम भी उन्होंने पारित किया। इसमें क्या था कि जो सैनिकों को पहले फ्री में डाक भेजने की सुविधा प्राप्त थी वो समाप्त कर दी गई। जैसा कि हमने देखा कि पृष्ठभूमि तो तैयार हो ही चुकी थी ये विद्रोह होने की, पर सबसे लास्ट का जो कारण था वो ये रहा कि पहले सैनिक जो बंदूक प्रयोग करते थे, ब्राउन वेस्ट जिसको कहा जाता था, उसकी जगह अंग्रेज़ों ने नई राइफल ला दी। उसमें क्या किया जाता था, जो कारतूस डाले जाते थे वो मुंह से खोलने पड़ते थे, और उन पे ये अफवाह फैली हुई थी कि जो कारतूसों के ऊपर सूअर व गाय की चर्बी लगी हुई है। यह अफवाह फैलने के बाद दोनों ही हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के सैनिकों को लगा कि इससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो पूरी छावनी में इसके खिलाफ माहौल बन चुका था, और इसका जब अंग्रेज़ों ने दबाव दिया तो एक मंगल पांडे नाम का, जो वैसे तो वफादार था ये पहले अंग्रेज़ों इससे, और जो भारतीय सैनिक है वो डर जाए और कोई भी आवाज़ ना उठाए। जबकि हुआ इसके विपरीत, जो भारतीय सैनिक थे मंगल पांडे को फांसी देने के बाद और ज़्यादा भड़क उठे। इस तरह विद्रोह का प्रारंभ होता है। 24 अप्रैल 1857 को मेरठ छावनी के कुछ भारतीय सैनिकों ने कारतूस लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने मना कर दिया कि हम इन कारतूसों का प्रयोग नहीं करेंगे। इसका परिणाम यह हुआ कि उन पर मुकदमा चलाया गया, और 9 मई 1857 ईस्वी को 85 सैनिकों को नौकरी से निकालकर उनको सजा सुनाई गई। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में स्थित सभी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। अपने जो उनके दोस्त नौकरी से हटा दिए गए थे और सजा सुनाई थी उनकी सहायता करने के लिए, और अपने सैनिकों को उन्होंने रिहा कराकर अस्त्र शस्त्र वहाँ से लूट कर और विद्रोह शुरू कर दिया। विद्रोह तो शुरू हो गया था, पर विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए उनको अपना एक नेता चाहिए था। इसलिए सभी विद्रोही मेरठ से दिल्ली की तरफ कूच कर गए। हम साथ के साथ इन स्थानों का मैप में भी देखते हुए चलेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आएगा। बैरकपुर, ये बैरकपुर है जहाँ पे मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। उसके बाद मेरठ, यहाँ पे मेरठ के सिपाहियों ने विद्रोह किया और मेरठ से वो दिल्ली की तरफ कूच कर गए, जहाँ पे उनका नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया। दिल्ली पहुँचने पर विद्रोहियों ने जो बहादुर शाह जफर थे उनको अपना राजा घोषित कर दिया, और दिल्ली को अंग्रेज़ों से स्वतंत्र करा के अपने अधिकार में ले लिया। 20 दिसंबर 1857 को हडसन के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना दिल्ली पहुंची, और उन्होंने वापस विद्रोहियों को वहां से भगाकर और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दिल्ली पर दोबारा से अंग्रेज़ों का अधिकार होने के बाद बहादुर शाह जफर व उनके कुछ वफादार सैनिक हुमायूं के मकबरे में छुपे हुए थे। उन्होंने वहां से ये शर्त रखी अंग्रेज़ों के सामने कि अगर वे उनको मृत्युदंड नहीं देंगे तो वो आत्मसमर्पण कर देंगे। अंग्रेज़ों ने इनकी ये शर्त मान ली और इनको मृत्युदंड नहीं दिया गया। इनको रंगून जेल में भेज दिया गया, जहाँ पे इनकी मृत्यु 1862 में हो गई। इससे पहले इन पे बहुत ज़्यादा अत्याचार किए गए। इनके पुत्रों और इनके पोते का सिर काटकर एक थाली में सजा के इनके सामने पेश किया गया। लखनऊ में जो
विद्रोहियों का नेतृत्व था वो बेगम हजरत महल ने किया। बेगम हजरत महल नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। मार्च 1858 ईस्वी में कैंपलेस के नेतृत्व में एक सेना लखनऊ पहुंची और उसने विद्रोहियों को हरा दिया। जब विद्रोही विफल रहे तो बेगम हजरत महल गिरफ्तारी से बचने के लिए नेपाल चली गई। कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व नाना साहब को वहां पे पेशवा घोषित कर दिया गया था। नाना साहब की सेना का नेतृत्व तात्या टोपे ने किया, जिनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। दिसंबर 1857 ईस्वी में कैंपवेल, जो एक अंग्रेज अधिकारी था, के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना कानपुर पहुंची और फिर कानपुर पर अधिकार कर लिया। यहाँ पे तात्या टोपे की हार हुई। नाना साहब अंग्रेज़ों से डरकर नेपाल भाग गए और तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। झांसी, अब झांसी के बारे में देखते हैं बेटा। ये मैंने राज्यों के उस पे मानचित्र पे इसलिए प्रयोग किया है आज, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा स्थान कौन से राज्य में पड़ता है। जैसे झांसी है, झांसी देखो पड़ता उत्तर प्रदेश में ही है, पर इसके 3 तरफ मध्य प्रदेश है। तो बच्चे इस चीज़ में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में। झांसी उत्तर प्रदेश में ही है, पर मध्य प्रदेश के बिल्कुल नज़दीक है। झांसी में विद्रोहियों का नेतृत्व गंगाधर राव की विधवा पत्नी रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। रानी लक्ष्मीबाई काफ़ी बहादुरी के साथ अंग्रेज़ों से लड़ी और कई बार उनके युद्ध में दांत भी खट्टे किए। जब झांसी में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों के काबू में नहीं आ रही थी, तो मार्च 1858 ईस्वी में ह्यूरोज के नेतृत्व में एक बड़ी अंग्रेजी सेना झांसी पहुंची। रानी ह्यूरोज से युद्ध किया, लेकिन कुछ गद्दारों के कारण वह पराजित हुई। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर की तरफ रवाना हो गई और वहां पे जाके उन्होंने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। पीछा करता हुआ ह्यूरोज भी अपनी सेना के साथ ग्वालियर पहुंचा और रानी के साथ युद्ध किया। ये युद्ध काफ़ी भयंकर था। कोटा एवं मरोड़ के युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई मृत्यु को प्राप्त हुई, पर वो जब तक उनका जीवन रहा उन्होंने अंग्रेज़ों से कभी हार नहीं मानी। 1857 के विद्रोह के महत्वपूर्ण केंद्रों पर एक बार फिर से नज़र डाल लेते हैं। दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व किया और हडसन ने वहाँ पे दमन किया था। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था और कैंपवेल ने दमन। कानपुर में नाना साहब ने नेतृत्व किया और कैंपवेल ने दमन किया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया और ह्यूरोज ने यहाँ पे दमन किया। आरा में कुंवर सिंह, जो कि एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, उन्होंने यहाँ पे नेतृत्व किया था और विलियम टेलर और विसेंट आयर ने यहाँ पे दमन किया। बनारस में मौलवी लियाकत अली ने नेतृत्व किया और जनरल नील ने यहाँ पे दमन किया। बरेली में खान बहादुर खान रोहिल्ला ने नेतृत्व किया और वहाँ की स्थानीय सेना ने ही इसका दमन कर दिया था। पेशावर में भी, जो अब के पाकिस्तान में है, वहाँ पर भी विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व मीर आलम खान ने किया था।